हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में एक्चुअल में फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़े थे, फिर वेक्टर अलजेब्रा पढ़े थे, फिर मैथमेटिकल टूल पढ़े थे। लेकिन उस सिचुएशन में हमें पूरा फिजिक्स का फील नहीं आ रहा था, जो अभी हम पूरा फिजिक्स में घुसे भी नहीं थे। लेकिन आज इस लेक्चर से हम लोग पूरा फिजिक्स में घुसने वाले हैं। और फिजिक्स में हमेशा बोलता हूँ, फिजिक्स का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करके पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स से प्यार होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिएगा, है ना। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, जो काइनेमेटिक्स होता है। एक्चुअल में हम जो भी हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं या फिर साइंटिफिक एक्सपीरियंस भी है, हम क्या मानते हैं कि हम सारे के सारे बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक्चुअल में ये मोशन या रेस्ट, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मोशन एंड रेस्ट किसी भी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही देखा जाता है। विदाउट ऑब्जर्वर हम बोल नहीं सकते कि ये रेस्ट में है या फिर मोशन पे है। तो उसके ऊपर हम बहुत सारे पैरामीटर्स भी पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आ रहा है मैकेनिक्स। एक्चुअल में मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं ना, तो मैकेनिक्स होता क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का एक ब्रांच है जो डील करता है, विच डील्स विद कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, रिजिड ऑब्जेक्ट्स एंड आप बोल सकते हो डिफॉर्मेबल बॉडीज। जैसे बहुत सारे बॉडीज है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये मूव करते रहते हैं। तो इसका जो एनालिसिस है, इसका जो मोशन कैसे हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, इस कॉज के कारण इसमें इफेक्ट क्या हो सकता है। बॉडी हो सकता है ऊपर हवा में चढ़ रहा हो, या फिर एक डायरेक्शन पे मूव कर रहा हो, या फिर किसी बॉडी को धक्का मार रहा हो। ये सारे चीज को डील करता है मैकेनिक्स। और ये मैकेनिक्स एक फिजिक्स का एक ब्रांच है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और मैकेनिक्स को आपको पूरा फील करना है। आपको आपके आंखों के सामने सब कुछ होने वाला है, आप पूरा फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, है ना, एनालाइज खुद कर सकते हो। तो अब मान के चलिए कि हम जो फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं सब आप दिमाग में आंखों के सामने सब कुछ होने वाला है, आप इमेजिन करोगे और मेरे को हेल्प करना। हम दोनों एक साथ मिलके हम फिजिक्स को बूस्ट करेंगे, है ना। तो ये मैकेनिक्स एक्चुअल में दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक्स। ऑब्वियस बात है, स्टैटिक मींस रेस्ट होता है और डायनामिक मींस मोशन होता है। बात समझ में आ रहा है? फिर आपको इस मैकेनिक्स को पढ़ते हुए आपको डायनामिक्स को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। तो एक एक चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मैंने बोला स्टैटिक क्या है। स्टैटिक इज स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। और उस स्टैटिक बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है और उस सिचुएशन में हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर उस फोर्स का जो इफेक्ट है, जैसे मोशन कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारे चीज जो एनालाइज करा जाएगा तो उस सिचुएशन में ही हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। डायनामिक क्या है? द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जब बॉडी मूव कर रहा है उस सिचुएशन में हम फोर्स का इफेक्ट्स देखते हैं, फोर्स के बारे में देखते हैं, इस चीज को हम लोग डायनामिक्स बोलते हैं। बट इस डायनामिक्स को दो तरीके से डिवाइड करा गया। जैसे एक होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक्चुअली साइंस ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स एक्चुअली मींस क्या होता है, साइंस ऑफ मोशन। ये मोशन का क्या साइंस है उसके बारे में यहाँ पे डील करा जाता है। तो यहाँ पे मैंने और अच्छे से भी लिखा है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स टॉर्क। हम इस मैकेनिक्स का ऐसा टॉपिक में पढ़ेंगे जो साइंस ऑफ मोशन है, जो मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट ये मोशन क्यों हो रहा है, कहां से आ गया, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों हो रहा है, कहां से आ गया, ये हमें डील कराता है फोर्स एंड टॉर्क। ऑब्वियस बात है, रोटेशन, जब मोशन होगा, रोटेशनल मोशन, तो उस सिचुएशन में हमें टॉर्क का जरूरत है। बॉडी लिनियर मूव कर रहा होता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या, फोर्स का जरूरत है। तो आगे जाके और भी आपको फील आएगा और आप अर्लियर क्लासेस में ये सारे चीज आप पढ़ के आए हुए हो। क्लास 9 में भी पढ़े हो, क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे हो, है ना।
उसके बाद आता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स एक्चुअल में क्या होता है, उसके यहाँ पे हम लोग कॉज के बारे में पढ़ते हैं, ये फोर्स क्या है, टॉर्क क्या है, वगैरह वगैरह एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने और अच्छे से भी लिखा है। काइनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच कंसर्न अबाउट द कॉजेस दैट इज फोर्स एंड टॉर्क दैट कॉज मोशन ऑफ बॉडी। जैसे किसी बॉडी का मोशन मूव करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, मानो कि ये एक रॉड है ना, तो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक mg फोर्स लगता है। फिलहाल यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे रख के मैंने इसको छोड़ दिया तो तुरंत ये नीचे आ जाएगा। मतलब ये किस लिए आ रहा है, mg के कारण आ रहा है। ये इसको ऊपर ऐसे ले जाना चाहते हो, मानो यहाँ पे आप लेके चले गए तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसे रखते हो, छोड़ देते हो, ये ऐसे मूव करके नीचे आ जाता है। तो ये एक्चुअल में कौन करा रहा है, ये फोर्स करा रहा है, इसका मोशन है। तो इस मैकेनिक्स का जो काइनेटिक्स पार्ट है उसमें हम लोग कॉज के बारे में पढ़ेंगे, और काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन करा रहा है नहीं, हम उसके बारे में जाएंगे ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में काइनेमेटिक्स हमारा शुरुआत हो गया। तो इस काइनेमेटिक्स पढ़ते हुए आपको जैसे हमने बोला था साइंस ऑफ मोशन है, तो साइंस ऑफ मोशन में देखो यहाँ पे बॉडी को हम कभी कभी किसी किसी बॉडी को हम बोलते हैं कि ये बॉडी मूव कर रहा है, या फिर कभी कभी इसको बोल लेते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है। बात समझ में आ रहा है? तो ये रेस्ट या मोशन ये किसके कौन बता रहा है? आप बताते हो किसी दूसरा बॉडी को देखते हुए। मतलब आप क्या है, आप ऑब्जर्वर हो। आप क्या हो गया, आपको खुद को ऑब्जर्वर मान के आप इसका बॉडी को मोशन का देख रहे हो। जो भी इंसान या फिर जो भी चीज एक बॉडी का दूसरा बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। बात समझ रहे? ऑब्वियसली ऑब्जर्वर तो हम खुद होना पड़ेगा, एक इंसान होना पड़ेगा, वही तो देखेगा, वही तो डील करेगा, है ना। तो यहां पे देखो, मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्वियस बात है, ऑब्जर्वर है मैं, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो दोनों का एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग मोशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन और मोशन विदाउट एन ऑब्जर्वर। ऑब्वियस बात है, अब बॉडी चल रहा है, आपको पता ही नहीं है तो आप बोल भी नहीं सकते हो। तो इसमें जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एक्चुअल में उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और नथिंग इन इज नॉर आप बोल सकते हैं कि मोशन एब्सोल्यूट मोशन पे है। बात समझ में आ रहा है? तो अब देख सकते हो, अब किसी भी बॉडी जैसे ऑब्जेक्ट है वो अब मोशन पे है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे अभी आपके सामने मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप मोबाइल पे देख रहे हो या फिर आप लैपटॉप में देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, तो ये जो जिस ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हो वो आपके सामने है, वो उसका पोजीशन को वो चेंज नहीं करा। इसका मतलब आप इसको देख के क्या बोलोगे? इसको देख के क्या बोलोगे? बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट मोबाइल हो गया और आप खुद ऑब्जर्वर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये ऑब्जर्वर हो सकता है मोशन कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो ऑब्जर्वर रेस्ट में भी हो। जैसे ये हमारा जो भी मोबाइल हो गया, रेस्ट में मैंने देखा, मेरे सामने था या आपने देखा है। मैंने क्या करा, आपको यहां से लेके मून में लगा रख दिया, मून में रखा है ना, आपको चंद में लेके चला गया। अब वहां से आप अगर इस मोबाइल को देखोगे तो आप खुद देख पाओगे कि बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आप बोलोगे कि ये तो साला मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके सामने बैठ के देख रहे हो, उस सिचुएशन में बॉडी रेस्ट में था, आप खुद ऑब्जर्वर हो। बात समझ में आ रहा है? अभी आप यहां पे नहीं हो, आप कहीं और प्लेन पे हो। इसका मतलब आप कहां पर हो, चंद पे हो, मून पे हो। उस सिचुएशन में आप देख रहे हो ये बॉडी मूव कर रहा है। इसका मतलब ये बॉडी का जो मोशन एंड रेस्ट ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरी बात एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जहां पे ये ऑब्जर्वर इस बॉडी का मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बात समझ में आ रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप मानो कि आप ट्रेन पे बैठे हुए हो, आप कहां पे हो, ट्रेन में बैठे हुए, आपके सामने वाला जो पैसेंजर है, आपको जो दिखेगा वो क्या है, रेस्ट में आपको दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? वो इंसान चला ही नहीं, बैठा हुआ है, अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, अपना तशरीफ को नहीं उठा रहा है, आराम से बैठा हुआ है ना। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। तो ये बॉडी आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर प्लेटफॉर्म में कोई दूसरा आदमी जो चाय चाय बोलता है, चाय चाय बिक्री करता है, वो आदमी जो ट्रेन चल रहा होता है, उस सिचुएशन में उस आदमी को, जो आपका दो सामने वाला पैसेंजर, उसको क्या नजर आएगा, वो पैसेंजर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आपके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, लेकिन वो दूसरा बाहर में दूसरा प्लेटफॉर्म में जो आदमी है, दूसरा प्लेटफॉर्म में जो ऑब्जर्वर है, उसके कारण ये बॉडी क्या है,
मोशन कर रहा है। अब बाहर आके पूरा मारपीट लगाना शुरू कर दिए कि नहीं मैंने तो इसको रेस्ट में देखा, ये बोलता है नहीं मैंने तो उसको मूव मोशन में देखा। तो मारपीट नहीं करने का बच्चों, क्या करने का, अब एनालाइज करने का कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो सेम प्लेन पे आप और आपके सामने वाला पैसेंजर थे। बात समझ में आ रहा है? और जो वो बाहर वाला आदमी है उसका रेफरेंस प्लेन जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बाहर था, अलग रेफरेंस था, इसीलिए वो इंसान को क्या देखा, मोशन पे देखा। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पे हमें समझ में आता है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से एक ऑब्जर्वर किसी भी दूसरा बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व करता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का हो सकता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा हो सकता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको कहते हैं, जो एक्सिलरेट नहीं करता है, जिसका एक्सिलरेशन इज जीरो, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो एक्सिलरेट करता है, जो रेफरेंस एक्सिलरेट करता है, उस बॉडी का, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे जाके हम और भी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे और भी अच्छे से उसको डील करेंगे। एनएलएम में आपको रेफरेंस का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है, यहां पे भी फिलहाल जरूरत पड़ेगा, मोशन को हम डिस्कस करेंगे ना। तो ये होता है। तो मैं इतने सारे एग्जांपल दिया, आपको थोड़ा बहुत तो फील आ गया होगा मोशन एंड रेस्ट किसको कहते हैं, है ना। अब क्योंकि बेसिक है ये, अभी हम फिजिक्स में घुस रहे हैं, इसका मतलब उसको पूरा फील करना चाहिए, पूरा दिमाग में आना चाहिए, आपके आंखों के सामने पिक्चर आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? किसी भी एक मूवी को देखते हो, अब अगर थोड़ा आंख बंद करके सोचते हो तो वहां पे क्या हुआ था, तो आपके सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता था, है कि नहीं बोलो। तो मैं हमेशा सोचता हूं, हमेशा बोलता हूं कि सीइंग इज बिलीविंग, हम जो देखते हैं उसको हम क्या करते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं। तो आपको आंखें के सामने जब पिक्चर आएगा तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, अच्छा अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अभी फिजिक्स में हम घुसे हैं तो फील आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आएगा अभी और आगे आने वाला है ना। तो यहाँ पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, इट मे हैपन बाय बोथ वेज, आइदर ऑब्जर्वर इज मूव एंड ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट इज मूव। दोनों, कोई भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी बॉडी दूसरा बॉडी को मोशन में दिखेगा। जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हो तो गाड़ी हो करके निकल जाता है, तो आपने बाहर पे जो आपका कोई भी पिलर हो, पोस्ट हो, या फिर कोई पेड़ हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या नजर आएगा, या फिर कोई इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, तो आपको नजर आएगा अच्छा साला ये पीछे जा रहा है। अरे आएगा कि नहीं बोलो। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना। तो आपका रेफरेंस, आप ऑब्जर्वर, आप मोशन पे हो, है ना। तो यहाँ पे हमें आता है जो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, जो हमारा मोशन होता है वो दो तरीका होता है ट्रांसलेशन। तो आपको देखना है यहाँ पे, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन can move on either a straight line और कर्विलिनियर पाथ। ये कोई भी बॉडी है जो हम यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, यहाँ पे रोटेशनल मोशन नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ये ऐसा चलता है या फिर ऐसा चलता है, या फिर रोटेशन नहीं होता है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, ये बॉडी ऐसे रोटेट नहीं करता है, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ना। तो आगे देखते हैं और भी मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन पे, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन दो टाइप का होता है, जो हमारा टाइप ऑफ रेक्शन, वो आपका एक रेक्टिलिनियर होता है, दूसरा कर्विलिनियर होता है। जो रेक्टिलिनियर मोशन है, आप बोल सकते हो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है, उसको हम लोग का रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और उसको दूसरा नाम भी है वन डायमेंशनल मोशन, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का नाम है ना। तो बच्चों कर्विलिनियर मोशन हम किसको कहते हैं, यहाँ पे देखो, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन कर्विलिनियर पाथ इज नोन एज कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जो कर्व है, कोई भी बॉडी का मोशन जो कर्व है, हो सकता है ये टू डायमेंशन में है, हो सकता है किसी स्पेस में है, या फिर किसी प्लेन पे हो सकता है ना। तो इसी ऐसे टाइप का मोशन को हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। और यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टिकल में उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। एनीवे,
जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे देखो ट्रांसलेशन मोशन को हम रेक्टिलिनियर या फिर वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। एक एक करके हम सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे दूसरा कर्विलिनियर मोशन, और कर्विलिनियर मोशन एक्चुअल में होता है द मोशन इन अ प्लेन, या फिर आप बोल सकते हो टू डायमेंशन मोशन। और दूसरा आप यहाँ पे आएगा मोशन इन अ स्पेस, जिसको हम लोग थ्री डायमेंशन मोशन बोलते हैं। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग वन डायमेंशन मोशन को ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है, लाइक पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, उसके बाद एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत सारे चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ेंगे और फिजिक्स को हम फील करेंगे, क्योंकि फिजिक्स अभी आपको मिल गया है और अच्छे से फील करना ही आपका काम है ना। तो आगे देखते हैं कुछ हमारा पोजीशन वेक्टर। जैसे देखो पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा? वेक्टर चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ लिया है। वेक्टर अलजेब्रा जब मैंने आपको बताया था उस सिचुएशन में ये सारे चीज़ बताया। पोजीशन वेक्टर होता क्या है? जो वेक्टर आपका किसी भी एक पार्टिकल या फिर किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए ओरिजिन, या फिर बोल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल बता रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और पोजीशन वेक्टर जैसे यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये मेरा ओरिजिन है। ये मेरा जो भी मोशन हो रहा है, वो बॉडी मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसका पाथ है ये, है ना। और इस पॉइंट पे मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया जो पी पॉइंट है। उसमें अगर मैं देखूँ तो उसका इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, जिसको हम लोग आर वेक्टर बोलते हैं। मतलब इस पोजीशन, इसका पोजीशन जैसे एक्स वाई एंड जेड में मान लेता हूँ, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट का इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन, या फिर हम बोल सकते हैं रेफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। जैसे आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप। इन वेक्टर फॉर्म हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जे कैप, है ना। ये आपको पता चला। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू अदर पार्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये। अब ये समझ में आता है। अब ये वाला जिस पॉइंट पे आपको पोजीशन निकालना है, उस पॉइंट पे ही हमारा वेक्टर का हेड होता है, और जिसके रेफरेंस में आप निकालते हो उसका टेल होता है। जैसे ये टेल हो रहा है और यहाँ पे हमारा हेड हो रहा है। ये सारे चीज मैंने आपको वेक्टर में भी बता दिया है ना। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस, ये सारे चीज पढ़ना है। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? मैंने आपको ये भी बताया, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक इनिशियल पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये ए पॉइंट है, उसका इनिशियल पॉइंट है ना। एट टाइम टी पे ये यहाँ पर था, एट टाइम टी टू, जैसे हम मान लेते हैं टी टू टाइम पे ये इस पॉइंट पे पहुंच गया है। तो अभी क्या हो रहा है? अब टाइम इंटरवल, टाइम तो बढ़ते गया, तो इस सिचुएशन में ये इस पॉइंट से इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस वाले जो चेंज इन पोजीशन, इनिशियली ये यहाँ पर था, अभी यहाँ पर है, इस दिस चेंज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है? और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। हालांकि ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। अब ये तो आपको पता चला। अब बात आता है दूसरा, डिस्टेंस। एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होता है? दिस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। मतलब जो भी पार्टिकल किसी भी एक पाथ में ट्रेवल करता है, जैसे ये ए टू बी गया था, इस पाथ को फॉलो करके गया था, तो इसका जो लेंथ है, यही लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट ये इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, एक्चुअल पाथ का लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। बट शॉर्टकट, इनिशियल एक स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रहा है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो कीप इट इन योर माइंड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू प्लेसेस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमेशा होता है। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके दिखाने वाला हूं। और यूनिडायरेक्शनल में दोनों डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों क्या होता है? बराबर होता है। जैसे दूसरा और एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक्चुअल में ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करा, जिसे डैश डैश पाथ है, डॉटेड
लाइन है उस पाथ में ये गया था, लेकिन हमें इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट में जो स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करता है उसका लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका एक डायरेक्शन है जो इनिशियल टू फाइनल, और फाइनल पॉइंट पे हमारा वेक्टर का हेड होता है। बच्चों इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वेक्टर का हेड होता है और टेल इनिशियल पॉइंट पे होता है। एंड जो लेंथ है वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट बताता है और डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होता है। इतना हमें समझ में आ रहा है। अब ये जो पाथ है उसका टोटल लेंथ हमारा 100 सेंटीमीटर था, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं। इसमें भी शक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन होता है डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हुआ। जैसे मैं मान लेता हूँ ये मेरा पॉइंट ए है, तो ये बॉडी ने यहां से यहां तक बी पॉइंट पे गया, तो सिचुएशन में इसका टोटल लेंथ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करा, इसने कोई डायरेक्शन को चेंज नहीं करा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बच्चों, एल होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बच्चों, अगेन एल होगा। इस सिचुएशन में दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि उसने डायरेक्शन को चेंज नहीं करा, सीधा इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया वही लेंथ है। लेकिन अगर इसने क्या करा, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट यहां पर गया और यहां से अगेन यहां पर पहुंच गया, वही सेम पाथ पे ये ट्रेवल करके आया। तो ये बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। इस कंडीशन में अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या होता है, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मींस ए टू बी गया तो L1 एंड अगेन बी टू सी आया प्लस L2, दिस इज योर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा लाइन जॉइनिंग वाला, यही शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग बोलते हैं। जैसे ये वाला, इसमें क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू L1 माइनस L2, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका डायरेक्शन भी आपको समझ में आ रहा है, A टू B है, A टू C हो रहा है। ओके तो दूसरा, इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ था इसीलिए दोनों का वैल्यू अलग अलग है और हमेशा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दोनों बराबर है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था। और मैं और अच्छे से एग्जांपल और एक बताता हूँ, जैसे ये A टू B यहाँ पर गया और मैं बोल लेता हूँ B टू C यहाँ पर गया। मान लो यहाँ से ये 4 है और ये मेरे मान लेते हैं 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। इसका डिस्टेंस टोटल कितना होगा, ये यहाँ आया फिर टर्न करके यहाँ पर पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 4 + 3 दैट इज 7 मीटर, राइट। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मींस दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। सो लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप बता सकते हो। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, तो ये देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, दैट मीन्स ये 5 होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम बोल सकते हैं 5 मीटर। तो यहाँ पे देखो 7 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 हो रहा है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, कैसे, ये आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे भी मैंने इस चीज को मैंने बताया, ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, जैसे आप पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोलोगे, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। आगे देखते हैं, और भी हमें वेलोसिटी वगैरह वगैरह निकालना है, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो, राम टेक्स पाथ 1 स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये राम ने फॉलो करा टू गो फ्रॉम P टू Q, एंड श्याम टेक्स पाथ 2, दो सेमी सर्कल है जो इसने शाम से करा, तो S से मैंने इसको डिनोट करा, ठीक है। अभी आपको पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम एंड श्याम, कितना होगा, टोटल दोनों का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मीन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ का लेंथ है, ऐसे लिखना है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है। और यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टेस्ट लेंथ भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस का बात करोगे तो शाम का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला पाथ उसने फॉलो करा, ये सेमी सर्कल है, और ये सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा, ये 100 डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस विल बी योर व्हाट, 50। रेडियस कितना होगा, ये रेडियस है वो कितना है, 50 है,
50 मीटर। तो श्याम का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, डिस्टेंस ऑफ श्याम विल बी पाई इंटू आर। ऑब्वियस बात है, 2 पाई आर सर्कम्फरेंस होता है, ये सेमी सर्कल है तो पाई आर होगा, दैट मीन्स 3.14 इंटू 50 हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम राम का बात करें तो कितना होगा, जो डिस्टेंस, ऑब्वियस बात है इसने ये वाला पाथ फॉलो करा, इसका मतलब 2r पाथ को ही फॉलो करा, दैट इज 2 इंटू 50 या फिर 100 बोल सकते हो, सीधा 100 मीटर बोल सकते हो। तो अब यहाँ से देखो ये वाला डिस्टेंस ऑफ श्याम विल ग्रेटर, ओके। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट राम एंड श्याम का तो सेम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो यही पाथ आपको बताएगा। तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम बोथ आर इक्वल, दैट इज 2 इंटू आर, या फिर आप बोल सकते हो 100 मीटर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना, समझ में आया इतना, ओके। आगे देखते हैं, जैसे यहां पे आपको देखना है एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल। ऑब्वियस बात है आपको समझ में आना चाहिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ओवर अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द लैप्स्ड टाइम। मतलब आप यहां से या इस डायग्राम को मैं आपको इलाबोरेट करता हूं। मानो मेरा इनिशियल पॉइंट ये था, मेरा फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसने क्या करा, इस पोजीशन से इस पोजीशन गया, इसका जो इस पॉइंट पे जब था वो t1 टाइम पे था, जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो t2 टाइम आया, या फिर t फाइनल हो सकता है ना। तो इसने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गया, इस एक्चुअल में इसने गया इस पाथ को फॉलो करके, ये वाला पाथ को फॉलो करके गया, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला हो जाएगा, जो आर वेक्टर है ये वाला वेक्टर हो रहा है। तो मैं देख सकता हूं कि ये इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे t1 पे था, ये फाइनल पॉइंट पे t2 पे पहुंचा, तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, दिस वन डेल आर, कितना कवर करा, डेल आर। दिस डेल आर डिवाइडेड बाय दिस t2 माइनस t1 इज वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जैसे देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी, दैट इज आप बोल सकते हो आर एफ, ये वाला अगर देखा जाए पोजीशन ए का जो ओ पोजीशन है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर आई है, और बी का पोजीशन है इसका पोजीशन वेक्टर आर टू है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा आर एफ माइनस आर आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी। ये तो आपका हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वैसे ही वेलोसिटी क्या है हमारा, वेक्टर है, लेकिन ये आर एक वेक्टर है, इसका पोजीशन 3 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 1 डायमेंशनल हो सकता है। ये जनरल इक्वेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरल फॉर्म है, मैंने इसको बताया। बट अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, तो इस सिचुएशन में सिर्फ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो सकता है, फिर वाई एक्सिस हो सकता है, या फिर आप जेड एक्सिस भी बोल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, शॉक वाली बात नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज बी बार, इसको बी बार भी हम लिख सकते हैं, और इसके कॉपचे के अंदर भी डाल सकते हैं। ये सारे क्या है, नोटेशन है, इसको छोड़ो। तो इसके देख सकते हो डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, दैट इज डेल एक्स मतलब एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है। जैसे एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों बराबर होता है जब यूनी डायरेक्शनल होता है, जब दोनों डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, मतलब ये दूसरा कोई कर्व पाथ या फिर दूसरा अनदर पाथ पे ये फॉलो नहीं करते, दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर है। बट अगर कोई भी अलग टाइप का पाथ होता है तो उस सिचुएशन में ये बराबर नहीं होता है, या फिर कोई डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उस सिचुएशन में बराबर नहीं होता है। आगे जाके हमें और भी अच्छे से मिलने वाला है, आपको मैं बताने वाला हूं, इसमें कोई इशू नहीं है ना। ये हमें एवरेज वेलोसिटी मिला। तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है और ग्राफिकली मैं इसको समझाऊंगा और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो शुरुआत ही है ना। तो इस डायमेंशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी तो हम जानते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड, तो हम बोल सकते हैं एल टी इनवर्स होता है हमारा डायमेंशन। एंड एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर जिसका डायरेक्शन होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे है। जिस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट होता है उस डायरेक्शन पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है बच्चों। ये कीप इट इन योर माइंड, ओके, इसको आराम से अपने दिमाग में रखना है। दूसरा होता है हमारा एवरेज स्पीड। जैसे हम रियल लाइफ में जैसे किसी के साथ जब हम बातें करते हैं तो हम हमेशा ये दो वर्ड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। बहुत बार हम ये दोनों लफ्ज हमारा मुंह पे रहता है ना, जो सामने वाला है उसके मुंह पे रहता है कि ये गाड़ी इतना स्पीड से गया है, ये धीरे धीरे जा रहा है। तो ये धीरे धीरे और ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली फास्टनेस को बताता है, ये कितना डिस्टेंस कितना टाइम पे, मतलब एक यूनिट टाइम
पे कितना डिस्टेंस को कवर करता है उसको एक्चुअली बताता है स्पीड, है ना। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक कुछ एग्जांपल के तौर से बताता हूँ। जैसे हम अगर आपको ऐसा बताया जा रहा है कि एक गाड़ी या फिर एक आदमी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, वो 20 मीटर इन 1 सेकंड इसने ट्रेवल करा, मतलब 20 मीटर जो डिस्टेंस है वो 1 सेकंड में इसने कवर करा। बात समझ में आ रहा है? ओके, इतना बहुत मजा आया। तो उस सिचुएशन में अगर आपको बोला जा रहा है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट स्पीड से अगर ये आदमी जा रहा है तो 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। सो राइट, 20 मीटर अगर 1 सेकंड में जा रहा है तो 5 सेकंड में कितना होगा, 100 मीटर। इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, मजा आ गया बहुत। तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं आराम से, जैसे हम लोग जो अर्लियर क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा था, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। या फिर आप बोल सकते हो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो ये एक्चुअली हम जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम बोल रहे हैं ना, तो ये एवरेज वेल स्पीड भी होता है। जैसे मैं और एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको बोला कि कोई एक आदमी मान लो कि 5 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स 1 घंटा में पहुंचता है। क्या बोला, 5 किलोमीटर्स 1 घंटा में पहुंचना पड़ेगा इसको, 5 किलोमीटर्स इसको 1 घंटा में पहुंचना है। तो अगर मैं पूछा कि तो इसका रफ्तार कितना होना चाहिए, इसका रफ्तार कितना होना चाहिए, तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर इसका रफ्तार, तो इसको 1 घंटा नहीं 2 घंटा में बोल लेता हूँ, तो आराम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 5 किलोमीटर्स नहीं 25 किलोमीटर्स, तो और मजा आएगा। 25 किलोमीटर्स ये 2 घंटे में उसको पहुंचना है, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड, उसको कितना स्पीड से जाना पड़ेगा। तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि बोलोगे सर ये 25 किलोमीटर मतलब 25,000 मीटर डिवाइडेड बाय ये हम कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। 2 घंटा मतलब इसमें सेकंड में हम कन्वर्ट करके इसको आराम से यूं यूं करके हमने निकाल लिया, इतना मीटर पर सेकंड। तो अभी ये जो आपने ये चीज निकाला, आपको पता भी नहीं है एक्चुअल में आपने क्या निकाला। ऑब्वियस बात है आपको पता है कि आपने स्पीड को निकाला, बट ये स्पीड एक्चुअल में क्या है, दिस स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब आपने ऐसा एज्यूम करा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसने सेम रफ्तार से गया, वो सेम स्पीड को अटेन करते हुए वहां पे पहुंचा 2 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस स्पीड को एक्चुअल में एवरेज स्पीड कहा जाता है बच्चों। इतना एवरेज हो सकता है कि किसी कभी कभी ये 50 किलोमीटर पर आवर या फिर 50 मीटर पर सेकंड में ये गया, कुछ देर बाद ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड में गया, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं ये यहाँ से वहां तक सारे टाइम को हम एक साथ जोड़ के कैलकुलेट करके वो रुका है। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमने ये बोला कि ऑन एन एवरेज ये अगर इतना मीटर जो 25 ऐसा जो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा, उतना मीटर पर सेकंड रफ्तार से अगर जाएगा तो ये 2 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। सो दैट इज इट्स स्पीड विल बी दिस मच स्पीड। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं एवरेज स्पीड इज व्हाट। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द कंसर्न्ड टाइम इंटरवल। जैसे आपको सी एवरेज से बोला जाता है, जैसे डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी मीन्स पाथ लेंथ, लेंथ ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जैसे यहाँ पे इस पाथ को हमने डेल एस बोला था, डेल एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल इज व्हाट, एवरेज स्पीड होता है बच्चों। इसमें तो आपको कोई शक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज नोट करना है, जैसे एवरेज स्पीड मैंने ये चीज आपको बोला था, एवरेज स्पीड इन इंटरवल इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर व्हेनेवर द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स मोशन। ओके, अगर यूनि डायरेक्शनल है, उसने डायरेक्शन को चेंज नहीं करा, तो उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होता है बच्चों, बराबर होता है ना। और ये दोनों का एक्चुअल में मैग्नीट्यूड यूनि डायरेक्शन में, हम अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम मान सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज सेम। ओके, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं कर रहा है, बट एवरेज वेलोसिटी में उसका डायरेक्शन होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे मैं और अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के हेल्प से। जैसे बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको आराम से बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज व्हाट। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पर्टिकल का रफ्तार कितना है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका रफ्तार कितना है, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब अगर उसके पास, अगर आपको डायरेक्शन पता है तो ऑब्वियस बात है हम वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मानो मैं किसी भी टावर के ऊपर चढ़ा और यहां से एक बॉल को या फिर एक बॉडी को मैंने ऐसे ड्रॉप करा।
तो आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज है, ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि जितना वो नीचे आता है उतना उसका रफ्तार बढ़ते रहता है, जितना वो नीचे आता है उतना उसका रफ्तार क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है बच्चों। बात समझ में आ रहा है? मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ओके, तो हम किसी भी एक इंस्टेंट पे, मानो इस इंस्टेंट पे जब बॉल यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा था, इस डिस्टेंस को इसको क्रॉस कर रहा था, उस सिचुएशन में उसका वेलोसिटी कितना है हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो ये जितना नीचे आएगा उतना रफ्तार जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमें इस इंस्टेंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हम जान रहे हैं। तो इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा जो भी डाउनवर्ड पाथ है। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या करा, इस सी पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर ए और इसके नीचे एक पॉइंट बी लिया, जैसे ए एंड बी, एक रीजन ले लिया। दैट रीजन का जो भी वैल्यू है वो डेल आर है। कितना वैल्यू है? वो डेल आर है। अब इस टाइम से ये नीचे आ रहा था ना, तो इस टाइम पे ये आप देख सकते हो ये टी टाइम से यहाँ पे इसको क्रॉस करा और ये इसको क्रॉस करा टी डेल टी टाइम पे। अभी अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए होता तो आप क्या करते हो, डेल आर डिवाइडेड बाई डेल टी। इसमें कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में मैं इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल नहीं सकता, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? नहीं निकाल सकता ना। तो उसको निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट का जरूरत है, क्योंकि 2 पोजीशन का जरूरत है। हालांकि बहुत पोजीशन बहुत ही क्लोज हो वो अलग बात है, लेकिन 2 पोजीशन का जरूरत है। तो हमने इसको निकालने के लिए क्या करा, इस ए एंड बी पोजीशन को बहुत ही, जो रीजन है उसको बहुत ही छोटा कर दिया। क्या करा? बहुत ही छोटा करा। जब बहुत ही मैंने छोटा करा तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हो ये स्लाइटली ऊपर है और ये स्लाइटली नीचे है, तो ये मेरा ए एंड बी हो गया। तो इस सिचुएशन में इसका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा होगा। आप बोल सकते हो ये टेंस टू जीरो, सॉरी, ये टेंस टू क्या है, जीरो हो जाएगा। अगर ये टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल तो आप बोल भी सकते हो जो आपका डिस्टेंस है वो भी वेरी स्मॉल हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। क्या है? ये भी वेरी स्मॉल हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरा ये सी पॉइंट है और मैं बोलूंगा ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो अभी यहाँ ए एंड बी, ये वाला छोटा ए एंड बी के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी है, मैं बोल सकता हूं दिस इज क्लोज टू द वेलोसिटी एट पॉइंट सी। बात समझ में आ रहा है? मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही इतू सा है। जैसे मैं अगर इस टाइम को टी मान लेता हूं, मानो या 1 सेकंड पे ए पॉइंट पे था, तो मैं बोल सकता हूं 1.001 सेकंड पे ये सी पे है। तो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, या फिर और भी छोटा हो सकता है ना। तो इसका अगर, इस पॉइंट का अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं तो मेरे को सी पॉइंट का निकल जाएगा। तो इस सिचुएशन में मैं लिमिटिंग कंडीशन लेता हूं, जो वी लिमिटिंग, इसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। तो मैं इसको लिमिट मैं बोल सकता हूं वेयर डेल टी इज टेंस टू जीरो, अब डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी। तो इस सिचुएशन में ये क्या होता है, वेरी स्मॉल। ऑब्वियस बात है, अगर डेल टी का वैल्यू बहुत ही छोटा हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ही कम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेक्टर है तो मैं वेक्टर लगा देता हूँ। बात समझ में आ रहा है? मैं और एक चीज आपको बताता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, और क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, किताबी डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज द वेलोसिटी इज टर्म्ड एज नॉर्मली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हम वेलोसिटी बोलते हैं इसको ही हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे ये वाला वैल्यू मैंने अभी अभी आपको निकाल के बताया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हिस्टोरिकल डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन वेक्टर विथ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, उसको हम लोग बोलते हैं। द डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ पाथ। कोई भी पाथ हो, ये मानो पाथ है, तो इस पॉइंट में अगर आपको वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो इसका जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होगा इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पॉइंट का निकालू तो इसका ऐसे टेंजेंट बना लो, तो ये आपको v2 मिल जाएगा, ये आपको v1 मिल जाएगा। तो इंस्टेंट उस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लो, ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन बता देगा। अभी मैंने आपको बोला था इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर है, कैसे होगा ये मैं भी बताता हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, समझ में आ रहा है। इस जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस कितना टाइम पे वो ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग बोला जाता है। जैसे जैसे मैंने आपको दोनों बराबर होता, मैंने क्यों बोला था, अगर ये कर्व पाथ होता, ऐसे कोई भी कर्व होता, तो इसको अगर मैं बहुत ही छोटा पकड़ रहा हूं तो उस सिचुएशन में इसको तो मैं स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूं ना। इसमें मैंने इतना छोटा डिस्टेंस को और भी छोटा पकड़ा, इसका मतलब ये बहुत ही छोटा पार्ट को तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, हम एज्यूम कर सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब इसने इस पॉइंट पे अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करा बच्चों, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों क्या है, एक्चुअल में बराबर है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों आप बराबर बोल सकते हो कि नहीं, बोल सकते हो ना, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से ये चीज मैंने आपको बता दिया, बट मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे देखो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कोई भी कुछ भी चलाते हो, तो इसके सामने एक ऐसा सामने दिखता है, स्पीड बता रहा होता है कि 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये एक्चुअल में क्या है, स्पीडोमीटर बोला जाता है। ये अब स्पीडोमीटर एक्चुअल में आप बता सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये रीडिंग बताता है या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू बताता है, बता सकते हो। ऑब्वियस बात है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू नहीं बताता है, वो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, बिकॉज ये डायरेक्शन नहीं बता सकता बच्चों। ये स्पीडोमीटर जो है ना वो डायरेक्शन नहीं बतला सकता, दैट इज व्हाई स्पीडोमीटर हमेशा कैलकुलेट करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ये चीज आपके दिमाग में रखना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे चीजें आपको मिलने वाला है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है, जैसे नोट पॉइंट लिख लो। पहला, इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, देन आप बोल सकते हो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये भी आप बोल सकते हो। ओके, दूसरा पॉइंट, इफ अ पार्टिकल ट्रेवर्सेस कार पाथ, या फिर आप बोल सकते हो चेंजेस डायरेक्शन ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो आप बोल सकते हो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो इज लेस देन एवरेज स्पीड, ऑब्वियस बात है। अब आपको मैंने बता दिया था, ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल पाथ इररेस्पेक्टिव ऑफ पाथ, हमेशा आप ध्यान में रखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का होता है, और ऑब्वियस बात है वेलोसिटी है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा, बस इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, जो आपको थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एनालिसिस कर सकते हो अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इफ अ पार्टिकल ट्रेवर्सेस हाफ लेंथ ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ वेलोसिटी v2, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। बच्चों ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, इसका मतलब ये तो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये हम बोल सकते हैं, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट सी है, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये 2s है, इसका आधा डिस्टेंस जो s है, बी पॉइंट आपको आधा डिस्टेंस बता रहा है, मिड पॉइंट है। अब s डिस्टेंस कवर करा उसने v1 रफ्तार से, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और जो s कवर करा दूसरा s, नेक्स्ट हाफ उसने कवर करा v2 रफ्तार से। अभी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस तो आपके पास पता है, जो है 2s है। अभी ये s पता है, v पता है, लेकिन इसने कितना टाइम कवर करा, कितना टाइम में ये कवर करा वो हमें नहीं पता, वही को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। जैसे देखो, इसका डिस्टेंस आपको पता है s, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पता है v1, तो हम t निकाल सकते हैं, तो t1 कैन बी रिटन एज s डिवाइडेड बाई v1 एंड t2 कैन बी रिटन एज s डिवाइडेड बाई v2। तो s डिवाइडेड बाई v1 t1 के जगह प्लस s डिवाइडेड बाई v2 t2 की जगह, क्योंकि यही तो टाइम इंटरवल है, इसमें t1 टाइम लगा, इसमें t2 टाइम लगा, बस। अब देखो s गेट्स कैंसल्ड आउट, अब इसको कैलकुलेट करोगे 2 डिवाइड बाई v1 प्लस 1 बाई v2, देन यू कैन राइट, इसको एलसीएम लोगे 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है डिफरेंट जो वेलोसिटी से, डिफरेंट स्पीड से, तो हमारा जो भी एवरेज आता है, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड आता है, वो हमारा हमेशा हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स आता है।
इसका जनरल इक्वेशन मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इफ पार्टिकल ट्रेवर्सेस a semicircular path of radius r from a to b in time capital T, then find the average speed and average, obvious बात है, average speed and average velocity. average speed means what? total distance divided by time. total distance यहाँ पे कितना है, ये r अगर है तो इसका total distance हो जाएगा पाई इंटू r, क्योंकि ये circumference निकालना है। तो average स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल तो t है, तो आप देख सकते हो t, और इसका जो भी होगा पाई r है। अब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से तो यही पॉइंट है ना, तो 2r डिवाइडेड बाई t, तो एवरेज इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। बच्चों इतना आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो, आना भी चाहिए। इस सवाल को देखते हैं। A person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for some time with uniform velocity v2 for next equal time. The average velocity is given by, कितना होगा ये आपको निकालना है। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये एक पॉइंट है और इसको यहाँ से b पॉइंट पे जाना है। तो इसने क्या करा, मानो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टोटल टाइम लगा t, तो आधा टाइम मतलब t/2 टाइम इसको कितना कवर करा, ये वाला। तो ये बोल सकते हो, इसको मैं कैपिटल T मान लेता हूँ या फिर 2t मान लेता हूँ, तो आधा डिस्टेंस, आधा टाइम को मैं t मान सकता हूँ। तो ये t1 टाइम पे गया v1 रफ्तार से, एंड दूसरा t टाइम पे गया ये v2 रफ्तार से। अभी मेरे को चाहिए एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रहा है, डायरेक्शन इसमें तो चेंज नहीं करा। तो मैं बोल सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई, आप इक्वल्स टू लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस, यहाँ से कितना होगा, इसका v पता है, इसका t पता है, तो v1 इंटू टी, ये हमारा डिस्टेंस होगा इतना, ये वाला डिस्टेंस को, इधर वाला डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं प्लस v2 इंटू टी, टोटल टाइम इंटरवल 2t, टी गेट्स कैंसल्ड आउट। बच्चों आपको v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 मिलने वाला है। इसको आप एरिथमेटिक मीन बोल सकते हो। अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है एंड वेलोसिटी डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है ना, तो उस सिचुएशन में अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो वो हमारा एरिथमेटिक मीन आता है बच्चों। तो जनरल फॉर्म में आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे देखो, ये इस प्रॉब्लम में आपको बताता हूं, 2 पॉइंट है, इसको थोड़ा बहुत याद रखने का कोशिश कर लेना। When a particle moves with different uniform speed v1, v2 and up to vn in different intervals, जैसे t1, t2, t3 up to tn respectively, the average speed over the total time of journey is given by, कितना होगा एवरेज स्पीड। जैसे एवरेज स्पीड हमें निकालना है तो सीधा टोटल डिस्टेंस हम हमेशा v1 इंटू t1, क्योंकि v1 डिस्टेंस इसने t1 टाइम पे गया, v2 t2 टाइम, तो यहाँ पे v1 v2 t2 प्लस v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 एंड अप टू tn तक। अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल बराबर है, अगर टाइम इंटरवल बराबर है तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो टोटल t इक्वल्स टू nt, और यहाँ पे आप बोल सकते हो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू n, और यहाँ पे t गेट्स कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये n वेलोसिटी तक है। तो ये जो पार्ट है ये आपको एरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड दिख रहा है, तो ये आपको निकालना है। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है तो आपको बेसिक में चला जाना चाहिए। बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से, अगर फॉर्मूला भी नहीं पता तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर, ये दोनों पॉइंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। जैसे मैंने एक क्वेश्चंस कराया था, ये वाला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, when a particle describes the velocity different distance s1 s2 s3 up to sn with speed v1 v2 v3 up to vn respectively, then average speed of particle over a total distance is given by, total distance, हम total distance में कितना इसका एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज स्पीड होगा, वो हमें निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस विल बी s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन, और इसका जो भी टाइम है, जैसे ये इसको अगर डिवाइड कर दोगे, ये s है ना, s1 s2 s3 s4 s4, s1 v1 रफ्तार से गया, तो इसका टाइम भी हम निकाल सकते हैं s1 डिवाइडेड बाई v1, तो s1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस s3 डिवाइडेड बाई v3। अगर ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा ना, ये s1 s2 ये सारे डिस्टेंस अगर बराबर है, इक्वल डिस्टेंस है, तो इस सिचुएशन में आप इसको s प्लस s अप टू n, तो एस एन बोल सकते हैं, और इसमें एस को कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, एस एस गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आपका वैल्यू जो है
वो ऐसे आएगा और इसी को हम लोग हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड बोल सकते हैं। बच्चों आई होप आपको इतना समझ में आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, आपको आना भी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको आ भी गया है। अगर नहीं आया तो कमेंट करो, मैसेज करो, इंस्टा में करो, टेली में करो, व्हाट्सएप में करो, एफबी में करो, पेज में जाके सारे के सारे चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें बात कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा। अभी आपको इस वेलोसिटी एवरेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकता है, डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है, तो उसको आप खुद ट्राई करना, कोई भी किताब होगा उसको उठा के आप 2-4 सवाल लगा लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।